नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कानपुर हिंसा में नित्य नए खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। पीएफआई का लिंक और अब विदेशी फंडिंग, ये ऐसे अहम मामले हैं जिनमें ये लगता है कि वास्तव में एक गहरी साजिश रही है और इस गहरी साजिश का दावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। जो दंगा क्षेत्र है वो अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है। उसका एक कारण यह भी है कि लगातार जांच हो रही है और ये देखा जा रहा है क्या कारण रहे कि हिंसा हो गई और अब इस हिंसा को आगे न होने दिया जाए, इसके प्रयास भी शुरू हो गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ है उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम। शहनवाज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शहनवाज जी 3 दिन से कानपुर में हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें भेजा है कि जाइए देखिए कानपुर के क्या हालात हैं और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट भी देंगे। शहनवाज कई क्षेत्रों में गए हैं, जायजा लिया है। हम सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा। शहनवाज जी, आप 3 दिन से हैं, क्या आपने पाया जो कानपुर में जो हिंसा हुई है? देखिए, आम तौर पे ये धारणा बन गई है कि पुलिस का जो कार्रवाई के नाम पे जो गतिविधियां हैं वो एक पक्षीय हैं। पुलिस की निष्पक्षता पर बहुत गंभीर सवाल लोग उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक ये धारणा बन गई है कि पुलिस एक पक्ष के साथ खड़ी है और अगर आप इसको एविडेंसेस के आधार पर देखेंगे तो आपको बहुत हद तक ये बात सही भी लगेगी। आज हम लोगों का एक डेलीगेशन कमिश्नर साहब से मिला और हम लोगों ने उनको बहुत सारे ऐसे फोटोज़ दिखाए, वीडियोज़ दिखाए जिसमें ये साफ दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भी कुछ लोग पथराव कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की मौजूदगी में पथराव कर रहे हैं उन अराजक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कहीं उनका नाम आ रहा है और न जो पुलिस के तरफ से पोस्टर्स जारी किए गए हैं उसमें उनकी तस्वीरें हैं। तो इससे एक ये धारणा और मजबूत हो रही है कि पुलिस बेसिकली सरकार के दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि अपने इकबाल को फिर से बुलंद करे और बुलंद करने के साथ ही लोगों के विश्वास को जीते, लेकिन उस दिशा में पुलिस बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। हम लोगों ने प्रशासन को ऐसे बहुत सारे एविडेंस दिए, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये सवाल उठाया, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के ऊपर कोई एक दबाव है और उसको इशारा किया गया है कि आपको एक दिशा में काम करना है। अब इसको और विस्तार देते हुए अगर आप देखें तो पुलिस इसमें पीएफआई का भी नाम ले रही है, विदेशी फंडिंग का भी नाम ले रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको और कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये कोई भी सामान्य विवेक वाला आदमी समझ सकता है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं तो इसमें विदेशी फंडिंग की क्या जरूरत है किसी को। तो एक सरकार के कृपा पात्र बने रहने का ऐसा लगता है कि होड़ भी मचने जा रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन शहनवाज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जब पीएफआई के लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो गिरफ्तारी तो ऐसे नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो प्रथम दृष्टया कोई ना कोई आरोप होंगे तभी तो गिरफ्तार किया। 3 लोग पीएफआई के गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोगों पर जांच चल रही। नंबर 1, जब खाते में 3,57,00,000 रुपया आता है, 98 लाख निकाला जाता है, 1,27,00,000 बचता है, एक अन्य खाते से भी लेन देन होता है, 11 लाख रुपए अभी भी हैं, तो फिर ये सबूत नहीं है क्या विदेशी फंडिंग के?
देखिए बहुत सारे संगठन हैं जिनको विदेशी फंडिंग होती है। आरएसएस के पास तो बहुत अकूत धन संपत्ति है जो विदेश से आता है, कभी उसकी ऑडिट होने की खबर नहीं आती है। अब आप बताइए, अगर कहीं 1000 लोग इकट्ठा होकर के ईटा पत्थर चला रहे हैं तो उसके लिए चाहे वो जितने बड़े अपराधी हो, किसी विदेशी फंडिंग की जरूरत है क्या? उस फंडिंग से आप ईटा गुम्मा खरीदेंगे क्या? तो बेसिकली पुलिस कल्पनाशीलता का बहुत अच्छा परिचय भी नहीं दे पा रही है। जिस तरीके से कहानी गढ़ रही है उसके बैकग्राउंड बहुत कमजोर वो दे पा रही है। लेकिन शर्मा जी, कहा तो ये जा रहा है कि ये गहरी साजिश है। और गहरी साजिश क्यों? कि 3 तारीख को यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, उद्योगपति आ रहे हैं। साजिश ये है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए जो लोग यहाँ पर उद्योग न लगाएं, नंबर 1। और नंबर 2, उसी दिन हमारे कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीएम जैसी हस्तियां हैं, और उसके बावजूद ये किया जा रहा है कि ताकि मामला और तूल पकड़ जाए। क्या आप इसे गहरी साजिश नहीं मान रहे? बिल्कुल, मैं इसे गहरी साजिश मानता हूं, क्योंकि जिस शहर में राष्ट्रपति भी हो, सीएम भी हो, पीएम भी हो, वहां कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। और अगर हो रहा है इसका मतलब उसमें सरकार की दिलचस्पी थी कि ये हो जाए, सरकार चाहती थी तभी ये हुई है। ठीक है। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे कि यहाँ बहुत इन्वेस्टर्स आने जा रहे हैं और बहुत यहाँ इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। 2 साल पहले भी लखनऊ में इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का इवेंट लॉन्च किया था, बहुत सारे एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन आज कोई आरटीआई से मांग दे तो उसको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा कि कितने एमओयूज पे इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना काम हुआ। तो बेसिकली इस घटना के आड़ में सरकार बहुत सारी अपनी नाकामियां छिपाना भी चाहती है। लेकिन मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत गहरी साजिश है, और इतनी गहरी साजिश को एग्जीक्यूट बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने तो सीधे सीधे सत्ता पर ही आरोप बढ़ दिया कि साहब साजिश है। अरे भाई, सत्ता तो ये कह रही है कि हमने अमन चैन काम किया, कानून व्यवस्था ठीक कर दी, इसी आधार पर वो चुनाव लड़े, मुद्दे बना करके वो जीत भी गए। आज आप ही कह रहे हैं कि साहब उन्होंने क्या, तो उनको ये करने से क्या फायदा मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को यही सब करने से फायदा होता है ना। अब पूरे घटनाक्रम में जाइए जी, लोगों में आक्रोश था नुपुर शर्मा के बयान को लेके जी। अगर पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, पार्टी ने उसको पहले निकाल दिया होता, तो ये हिंसा भी नहीं होती और विदेशों में बदनामी भी नहीं होती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंसा निहित है। अगर एक अंतराल के बाद वो हिंसा की खुराक अपने वोटर को न दे तो उसका वोटर भी परेशान हो जाता है और नेता भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक आपको पूरा पैटर्न दिखेगा। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अभी आपने पीएफआई की बात की। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाद में बहुत सारे पत्रकार दोस्तों से मैंने पूछा कि ये पीएफआई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लोगों को नहीं मालूम है। कोई ऑफिस आपने देखा है? नहीं देखा है। तो ये बेसिकली सरकार एक दिशा दे रही है, मीडिया के जरिए कुछ चीजों को प्लांट करवाया जा रहा है और पूरा मीडिया उसके पीछे भाग रहा है। जबकि ठहर के अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही हल्के मतलब लॉजिक है जो दिए जा रहे हैं। जैसे ये जो विदेशी फंडिंग का ही मामला है, विदेशी फंडिंग की इसमें क्या जरूरत है? ये तो मतलब कोई भी कॉमन सेंस का आदमी बता सकता है कि इस तरह की हिंसा होती रही है, पुलिस के खिलाफ कब नहीं हुआ है। तो क्या कहीं पर भी ईटा गुम्मा चल रहा है तो उसमें किसी को विदेशी फंडिंग की जरूरत है? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है और आने वाले चुनाव से पहले उसको इस तरह की बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन अभी तो 2024 चुनाव बहुत आगे है। जी नहीं, देखिए आगे है, लेकिन उनको मालूम है कि हमारे लिए मुश्किल होने जा रहा है, इसीलिए ज्ञानवापी का भी मसला खोला जा रहा है ना। ताजमहल पर भी दावेदारी की जा रही है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसकी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है कि चुनाव से पहले उसके लोग जो रोजगार के सवाल पे बात करने लगेंगे। शर्मा जी, जब आप बात करते हैं, आरएसएस ने साफ कर दिया है कि मंदिर का अब कोई आंदोलन नहीं चलेगा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। जो ये ज्ञानवापी, मथुरा, ये सब मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, ये व्यक्तिगत है। ये 4-5 महिलाएं गई बोली हम पूजा करना चाहते हैं, तो
इनमें कहीं सरकार का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, बीजेपी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीजेपी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने तो साफ कर दिया कि अब हमारा कोई मुद्दा नहीं रह गया। देखिए, आरएसएस के बारे में आम धारणा यह है कि अगर आरएसएस का एक आदमी कह रहा है कि वो पूरब जा रहा है तो पक्का वो पश्चिम जाएगा। ठीक है, तो जो ये कहते हैं करते ठीक उसके उल्टे हैं। आप ज्ञानवापी मसले पे जाके बनारस में देख लीजिए, इन्हीं के लोग लगे हुए हैं। तमाम अखबारों में, वेबसाइट्स में जो बयान दे रहे हैं उस मसले पे इन्हीं के लोग हैं। नुपुर शर्मा के पक्ष में भी कुछ लोग कैंपेन चला रहे हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं। विरोध करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। तो आरएसएस का जो कार्यशैली है, जो लोग उसको समझते हैं वो क्लियर है कि उनको बेसिकली अराजकता फैलाना है, और वो ये कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हो सकता है हम 24 में हार जाएं, अब बैठे बैठे हमारे कार्यकर्ता करेंगे क्या, तो उनको कोई ना कोई काम देना है। ठीक है, यही लेकिन अगर आप बात करें तो ये जो हयात जाफरी है, जो अपना मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसको, वो तो पहले कांग्रेस में ही था और कांग्रेस की ही वकालत करता था, वो तो कांग्रेस का चेहरा है। देखिए, किसी जमाने में कब कौन कहाँ रहा है, आज तो नहीं है ना। उनकी तो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी वायरल हो रही हैं। ठीक है, वो तो सपा के साथ भी रही है। सपा के साथ भी हैं जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो पूरी घटना हुई है ये रुक सकती थी, लेकिन सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी देखी उसमें, एक हम ऐसा माहौल बनाए, दानवीकरण करें कि देखो मुसलमान इतने अराजक हैं कि सीएम पीएम के रहने में भी ये विरोध कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बिना पुलिस के सहयोग के ये हो ही नहीं सकता। अगर आप देखिए, जो तीसरी एफआईआर लिखवाई गई है उसकी भाषा पर आप नजर रखिए। कोई भी मामले में क्रॉस एफआईआर हो जाता है, लेकिन इस मामले में पुलिस क्रॉस एफआईआर भी करने को तैयार नहीं है। जबकि बीजेपी से जुड़े हुए नेता का जो के तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें यहां तक कहा गया है कि जो पत्थर चलाए जा रहे थे लोगों ने उसी को इकट्ठा करके वापस चलाया, और यहां तक कहा जा रहा है कि दिवाली में जो बम बचे थे उन बमों को इसमें इस्तेमाल किया गया डिफेंस के तौर पे। अब आप बताइए, नवंबर में दिवाली होती है, अभी जुलाई चल रहा है, किसके घर में, किसके परिवार में अभी तक पटाखे बचे होंगे। ठीक है, और अगर एफआईआर से बीजेपी से जुड़े हुए आदमी का दर्ज किया जा रहा है, कोई क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रशासन और पुलिस की एक सहमति है कि हमको ये चीजें इस दिशा में ले जानी है, ये चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। शहनवाज जी, आप इसमें सपा की क्या भूमिका मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में अमन कायम बचा है कि नहीं बचा है। वो एक ऐसी पार्टी हो गई है मुलायम सिंह जी के निष्क्रिय होने के बाद, जो कभी भी किसी मुद्दे पे सड़क पे नहीं उतरते। इस मसले पर भी मैं जहां जहां लोगों से गया, लोगों में बहुत नाराजगी है कि 3-3 उनके विधायक हैं, हम ही लोगों ने वोट देके उनको विधायक बनाया, लेकिन आज वो जब पुलिस इनडिस्क्रिमिनेट गिरफ्तारियां कर रही हैं बेगुनाह, और यहाँ तक कि बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह की जाति हो रही है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे भी सपा के लोग बाहर नहीं निकल रहे। इसको लेके बहुत नाराजगी है, लेकिन उनमें कोई बहुत आश्चर्य का भाव नहीं दिख रहा है जब वो बात कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको लग रहा है कि आजम खान के मसले पर भी ये चुप थे, या नाहिद हसन के मसले पर भी चुप थे, या तमाम ऐसे मसले हुए सीए एनआरसी में विरोध प्रदर्शन के दौरान, आजमगढ़ में जहां से अखिलेश जी सांसद हैं वहां पे पुलिस का दमन हुआ, वहां पर भी वो नहीं गए। तो लोगों में नाराजगी है सपा को लेकर के, लेकिन कोई उसमें आश्चर्य नहीं दिख रहा है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि सपा का ये कैरेक्टर बन चुका है। देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। आज सपा के लोग जा रहे हैं, जब से ये बातें खड़ी हुई हैं, आज वो कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं और उनसे ये डिमांड करेंगे कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ही इसकी जांच करा दी जाए। लेकिन इसके साथ में सपा विधायकों का विरोध भी शुरू हो गया। हमारे कानपुर में 3 हैं, इरफान सोलंकी हैं, अमिताभ वाजपेयी है, हसन रूमी है, और ये जो तीनों विधायक हैं इनके खिलाफ विरोध है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये तो शादी समारोह और केक काटने वाले हैं, तब उनको बुला लीजिएगा। कोई एक और बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर मामला है कि एक निजाम जो कि सपा के मंत्री हैं वो एक अपना ग्रुप चला रहे हैं जिसके एडमिन में यहाँ के विधायक भी हैं, और वो अपने ग्रुप से कह रहे हैं कि वर्ग विशेष की दुकानों से सामान मत खरीदिए, इनको मत
वो करिए, एक भड़काऊ स्थिति पैदा की है। हालांकि जब ये मामला उठा है तो उठने के बाद जो है सपा के विधायकों ने अपनी सफाई भी दी है और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं साहब उनको निजाम को हटा दिया गया और बाकायदे वो तत्काल अपने को लेफ्ट भी कर गए। हम आपको इनके 3 लोगों के जो बयान है हम आपको सुनाते हैं, फिर आप हमको बताइएगा क्या करना। दूसरी बात ये भी है कि सपा के जो विधायकों के का रवैया रहा है या जो बातें आ रही हैं उसको देखते हुए भाजपा के जो यहाँ विधायक है सुरेंद्र मैथानी, उन्होंने कहा कि इनकी संलिप्तता मिले इनको जेल भेज दो, वो ऐसा भी कह रहे हैं। हम आपको थोड़ा सुनाते हैं, फिर आप बताइएगा कि क्या है आपका रिएक्शन। जनप्रतिनिधि हमेशा मल्टीपल रोल में होता है। हमको लोग सुख में बुलाते हैं, बुलाने से सुख बढ़ता है, दुख में बुलाते हैं, बांटने से दुख घटता है और हर मौके बुलाते हैं। तो ये तो सच है कि हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं, चाहे जहां आप सुख में बुलाना चाहें चाहे दुख में बुलाना चाहें। हम लोग यही रिकॉर्ड रहा है, इसीलिए हम लोगों को जनता बार बार अपना प्यार और आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हम लोग हर मौके पर उपलब्ध पाए जाते हैं। तो ये तो चलिए स्वागत योग्य बात है जिसने लगाया है मित्र ने। इसलिए इस पोस्टर को वायरल किया गया है क्योंकि 3 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई नई सड़क में, उसमें आपका या इरफान सोलंकी जी का कोई भी बयान नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया। कैसे नहीं बयान है? आपने बयान देखा नहीं? मैंने पहले दिन ही बयान दिया कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोग संयम बनाए रखें, धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों को बचे, राजनीतिक रोटियां सेकने ना दें। मुझको कहाँ पहुंचना चाहिए था? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पहुंचने से बवाल बढ़ता कि घटता? क्या राय है? आप मित्र हैं, आप राय दीजिए। अगर मेरे पहुंचने से बवाल घट सकता होता तो निश्चित हम पहुंचे होते। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पहुंचे थे उन्होंने भी जाके उन्माद को बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे उम्मीद है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदार प्रवक्ता जिससे खुद पार्टी ने किराना कर लिया, लेकिन कोई विधि संगत कार्रवाई नहीं करी है, उनको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। कल भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता युवा मोर्चा का गिरफ्तार हुआ है भड़काऊ पोस्ट करने में। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के प्रवक्ता से लेकर नीचे तक के नौजवान लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा पानी का काम किया है, आग को बुझाने का काम किया। हम अपना काम कर रहे हैं। आग तो दिखाई पड़ती है, पानी कभी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन असर पानी ही करता है। आग कितनी बड़ी है उसको पानी बुझा सकता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो भड़काने का काम कर रहे हैं, हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता कि मेरे पहुंचने से घटना स्थल पर घटना घट सकती होती, बच सकती होती, कम हो सकता होता, तो मैं निश्चित पहुंचा होता। 3 तारीख को हुई कानपुर में हिंसा के मामले में पुलिसिया कार्रवाई जारी है। वहीं हमारे साथ सीसामऊ विधानसभा के विधायक इरफान सोलंकी, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो 3 तारीख को हिंसा हुई उसमें आप क्षेत्र में भी नहीं दिखे और लोग जो हैं वहाँ के क्षेत्रीय जनता है उनका भी यही कहना है कि विधायक नहीं आए। विधायक जी, 3 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बाद आप वहाँ पर नहीं दिखे। कहाँ नहीं दिखे? क्षेत्र में नहीं रहे, क्षेत्रीय जनता भी है, उनका भी कहना यही है कि विधायक जी नहीं आए। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के द्वारा वो लोग जो ये बात कहते हैं, क्योंकि 2 तारीख को मैं अपने परिवार के साथ शाम को 5 बजे बाहर चला गया था। मैं ऐसी जगह था जहाँ पे प्लेन या कम्युनिटी नहीं था और मेरे वहाँ एक घटना हुई थी, यानी एक हादसा हुआ था जिसमें मैं अपने परिवार के साथ गया हुआ था। 3 तारीख को ये घटना हुई है। उसके बाद मैं तमाम लोगों से टच में हूँ, बातें कर रहा हूँ और मैं कल रात में लौट के आया हूँ। मैं क्षेत्र में हूँ और आज भी मेरी कमिश्नर साहब के वहाँ मीटिंग थी जो 11-12 बजे का टाइम हुआ था। अब कमिश्नर साहब को एक जगह जाना है, उन्होंने कहा विधायक जी आप 5 बजे आइए, तो मैं 5 बजे चला जाऊँगा। कमिश्नर साहब के आपको किस विषय को लेकर जाना है? यही जो क्षेत्र में दंगा ही हो रहे हैं भाई। मेरा मानना है ये दंगा जो अब हुआ है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, पुलिस की LIU की फेलियर है, पुलिस के आले अधिकारियों की फेलियर है। जहाँ देश के राष्ट्रपति जी मौजूद हों, देश के प्रधानमंत्री मौजूद हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के गवर्नर मौजूद हों और उसके बाद अगर ऐसी घटना हो रही है तो पुलिस और उस क्षेत्र के दरोगा लोगों की लापरवाही है जो स्पेशल तैन करके उन्होंने और लोगों को अपने थाने में जोड़ रखा है। उनकी फेलियर है जो उनके पास मुखबरी सही समय पर नहीं पहुँची। पुलिस ने 40 लोगों के जो दंगाई हैं उनके 40 लोगों के पोस्टर लगाए हैं, तो उस पर क्या कहें? देखिए, पोस्टर लगा के पुलिस क्या बताना चाहती है भाई? आपके पास अगर फोटो मौजूद है वही तो आपने डाला है, तो आपको ये मालूम है ये थाना चमनगंज, थाना बेगमगंज, थाना जाजमऊ या XYZ किसी थाने का रहने वाला है, तो आप थानेदार को बुलाइए, थानेदार अपने SN को बुलाएगा। ये फोटो है, ये नाम है, जाइए लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले NRC में भी कहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये पोस्टर लगाना गलत है, पोस्टर हटाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पे इन अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने जो फैसला दिया उसको हम सबको मानना चाहिए
तो मेरी ये सोच है कि हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नहीं मानते हैं। टीम निजाम कुरैशी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका जिक्र सामने आ रहा है, उसमें आप ग्रुप एडमिन भी हैं और आपके 2 विधायक और भी एडमिन हैं, ग्रुप एडमिन हैं। उसमें हिंदू विरोधी बातें की जा रही हैं, हिंदुओं की दुकानों से सामान न लेने की अपील की जा रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसे लोगों की सोच पे हंसता हूँ, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और हिंदी है, हम बताना हिंदुस्तान हमारा। ऐसी बातें करने वालों की सोच होती है, और मुझे तो मालूम नहीं मैं किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। हो सकता हूँ, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ, मेरे पास 1000-1200 ग्रुप है, किसी भी ग्रुप में किसी को कोई जोर दिया जाता है। खैर, मैंने ऐसा कोई ग्रुप खोल के देखा नहीं है, वो तो आपको पता भी चल जाता है कि किसने सीन करा किसने अनसीन करा है, तो मेरे पास जानकारी नहीं है। निजाम कुरैशी जो है वो आपके समाजवादी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टी ने भी उनको हटा दिया है, तो इसके लिए आप क्या? नहीं, बिल्कुल पार्टी का सदस्य, सरकारी सदस्य था, और अगर ये बात हुई है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप विधायक इरफान सोलंकी थे, आपने कहा कि दंगे के मामले में आज कमिश्नर से बात भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप में एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है एक धर्म को लेकर, जिसमें आप जो रूमी हसन जी हैं वो कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप भी उसमें मेंबर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो धर्म विशेष के लिए टिप्पणी की जा रही, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निजाम कुरैशी ग्रुप में आप मेंबर हैं, एक उसमें धर्म विशेष को लेकर एक विरोध की बातें की जा रही हैं, आप विधायक हैं, तो आपने उसमें ग्रुप में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हम किसी भी ग्रुप के अपनी इच्छा से सदस्य नहीं हैं। आपने कोई ग्रुप बनाया, आप हमारे कानपुर शहर के हैं तो आपने बनाया और आपने हमको उसमें जोड़ लिया, मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि ग्रुप की कोई ऐसी कार्रवाई तो है नहीं कि जिसमें कोई फॉर्म भरा जाता हो, कुछ किया जाता हो। ना मैं ग्रुप की एक्टिविटीज़ देखता हूँ और ना मैं ग्रुप के कमेंट देखता हूँ। मैं सिर्फ बहुत अगर थोड़ा बहुत देखता हूँ तो फेसबुक में मैं देखता हूँ। फेसबुक में कोई मेरे साथ टैग इस तरह से अनर्गल बात करता है तो मैं उसको हाइड कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। व्हाट्सएप में मेरे पास हज़ारों ग्रुप हैं, हज़ारों बार मैं मैसेज डिलीट करता हूँ, पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं देखना भी नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि एक आदमी का हो तो मैं पढ़ूँ। इतना बड़ा शहर है, 50-60 लाख की आबादी है और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हर आदमी सोचता है कि विधायक जी को जोड़ लेंगे तो हमारे संपर्क हो जाएंगे। सत्ता के भी होते हैं, उसमें विपक्ष के भी होते हैं, सबके होते हैं विधायक। तो मैं इस ग्रुप के किए हुए किसी भी कृत्य की निंदा करता हूँ अगर उसमें गलत काम किया गया है, और मैं ऐसे किसी ग्रुप में जिसमें धार्मिक उन्माद की बात फैलाई जाती है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं सर्व समाज का सेवक हूँ और किसी जात विशेष का मैं सेवक नहीं हूँ। यकीनन मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरी जवाबदेही है, मैं अपने समाज के ऊपर अच्छा बुरा काम अगर हो रहा होगा तो उस पर पैनी नज़र भी रखूँगा, लेकिन मुझे इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। विधायक जी, कल हाजी कुद्दूस साहब हैं शहर काजी, उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि सिर्फ एक पक्ष के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरे पक्ष के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सड़क पे कफन बांध के उतरेंगे, तो इसके लिए क्या? देखिए, वो मुस्लिम समाज के शहर काजी हैं और पूरे शहर के काजी हैं और वो धर्मगुरु हैं, और उन्होंने जो महसूस किया वो उन्होंने कहा होगा। और अगर हम भी ये महसूस करेंगे कि अगर एक पक्षी हो रही है तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हम भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ, तो मुझे लगता है सत्ता संरचित दंगा है। अगर इसमें हम लोग या सब लोग मिलके बहुत संयम से काम ना करते, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हालांकि इंटेलिजेंस पहले और था, ये अगर इंटेलिजेंस अगर अपना काम करता तो दंगे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब अगर देखिए पत्थरबाजी हो रही है, वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, अगर वो पत्थरबाजी कर रहा है तो किसी को ये कह के आप उसको निर्दोष साबित नहीं कर देंगे कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। समझ रहे हैं बात आप अगर हम आपका वीडियो में देखा जा सकता है कि कौन पथराव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो भी पथराव कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर गलत पथराव कर रहा है, शांति को, हमारे शहर की शांति और सद्भावना को ठेस पहुंचा रहा है, तो वो बराबर का अपराधी है, और अगर वो अपराधी है तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। आप कैंट विधानसभा के विधायक थे हसन रूमी जी, आपने बताया कि जो भी पत्थरबाज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। देखिए, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में ये ध्यान में आया है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार की दंगे में किसी को भी व्हाट्सएप में एडमिन बन करके और किसी भी प्रकार के कानपुर के वातावरण को बिगाड़ने में यदि उनका हाथ हुआ, तो मैंने
कमिश्नर महोदय से कानपुर से बात करी है और उनसे कहा है कि आप इसकी जांच कर लें और कानून संबद्ध कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सरकार को बदनाम करने के लिए, कानपुर का वातावरण खराब करने के लिए या उत्तर प्रदेश को बदनाम करके और पूरे देश में हमारी छवि खराब करने का यदि कोई काम करता है तो प्रशासन पे भी प्रश्न है, सरकार पे भी प्रश्न है और आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। इसलिए जांच करने के उपरांत जो भी तथ्य सामने निकल करके आए, कानून संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप सुन रहे थे कि हमारे विधायक क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मैथानी क्या कह रहे हैं। शहनवाज जी, जरा हमको बताइए कि आपने सब कुछ सुना, क्या है आपका रिएक्शन इस बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर आप रिकॉर्ड देखें जी, तो ये कहीं पर भी सरकार को सीधे घेरने से बचते रहे हैं, जी, है ना। जैसे अभी जो यहाँ के माननीय विधायक जी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनका भी अगर आप ये बयान अगर आप सुने तो ये कह रहे हैं कि फेल्योर है। मैं कह रहा हूं कि इन्वॉल्वमेंट है। अगर फेल्योर होता तो उस कमी को, कमजोरी को दूर करने के लिए आप निष्पक्ष तरीके से काम करते। अगर आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप कॉम्प्लियंस में हैं, आप उस अपराध में कहीं ना कहीं शामिल हैं। जैसे अभी जो स्क्रीन पे आपके एक फोटो चला है, एक लड़का पत्थर मार रहा है, वो पीछे मुड़ जा रहा है, उस के साथ आप देखेंगे वहां पुलिस भी खड़ी है, ठीक। उस लड़के का कहीं पोस्टर में नाम नहीं है, वो ये लड़का है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर भी अभी यही वीडियो दिखाया जा रहा है। हमने आज कमिश्नर साहब से कहा कि आप अगर निष्पक्ष काम करते तो ये जो 50 लोगों के, 40 लोगों के पोस्टर्स हैं, उसपे इनका भी नाम होता, इनका भी तस्वीर होता, इनको भी पुलिस खोजती। तो उनको तो पुलिस खोज नहीं रही है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर या हमारे एलआईयू के फेल्यूर का मसला है। कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है और उसी इन्वॉल्वमेंट की बिना पे, उसकी बुनियाद पे इस पूरे मामले को एक दूसरी दिशा भी देने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इसमें विदेशी फंडिंग भी जोड़ा जा रहा है, पीएफआई का भी नाम लिया जा रहा है। आप इस बात से कहां तक सहमत है कि जो ये ग्रुप है, ग्रुप में जो है एक भड़काने की बात की जा रही है कि अमुक दुकान से मत लिया जाए, इसमें आप कितनी सपा की संलिप्तता मानते हैं? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी सांप्रदायिक राजनीति होती है तो उत्तर प्रदेश में उसका दो ही पार्टियों को फायदा होता है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी में विचारहीन लोगों की तादाद ज्यादा है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह सकता हूं कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि किया है कि नहीं, तो जांच का मामला है। फिर इसके माने आपकी बात से हम सहमत हैं, तो फिर आप मैथानी के इस बयान से सहमत है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? मैं पहले ही इस बात को कहा कि बिना प्रशासन की सहमति से नहीं हो सकता, ठीक है। सत्ता जो है, जो प्रशासन है, पुलिस है, वो विपक्ष के विधायक के कहने पे थोड़े काम करेगी। तो ये तो आपसी सहमति। मेरा कहना कि जो मैथानी ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इनका ग्रुप में आया है, एडमिन में है, उन्होंने कमिश्नर को सीधे सीधे कहा, तो आप भी इसी पक्ष में हैं कि हाँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जांच कराइए ना, जो साहब कह रहे हैं जी, उनकी भूमिका इसमें उजागर हो जाएगी। ठीक बात है। आपने जिन साहब का जिक्र किया शुरू में, जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कौन साहब हैं? ये तो वही हैं जिनके ऊपर दुर्गा पूजा का नकली रसीद चंदे वाला छपवा करके पैसा इकट्ठा करने का मुकदमा था, वो तो अभी जमानत पे है। तो जब इस तरह के लोग अगर इस तरह की कोई बात करेंगे तो उस पे तो संदेह व्याप्त होगा ही, और ये मांग होनी चाहिए कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच हो, ताकि उसमें सारी चीजें खुल करके सामने आ जाए। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव जांच के लिए आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम तो ये मांग करेंगे कि उस दिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, और जो आम कार्यकर्ता हैं इनसे जुड़े हुए, उनके मोबाइल डिटेल्स की भी जांच करवाई जाए,
क्योंकि जिस शहर में सीएम भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, राष्ट्रपति भी हो, वहां बिना सरकार की मंशा के इतनी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती है। नहीं, लेकिन किस स्तर की जांच होनी चाहिए? आप न्यायिक स्तर की भी जांच कराइए, क्योंकि उसी पे लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि सरकार की तो इमेज ऐसी है कि इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। चलिए, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कानपुर की हिंसा पर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम। शहनवाज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पोस्टर लगे हैं, इनके बारे में आपका क्या है? देखिए, पोस्टर किस आधार पे लगे हैं जी, ये नहीं, उसमें तो एक्शन है, वो पत्थर फेंक रहे हैं। देखिए, उसमें 2-3 सवाल है। मैंने आज कमिश्नर साहब से भी ये बात कही जी कि पुलिस लगातार बयान दे रही है कि ये नशे लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, जबकि गैंगस्टर का एक पैमाना है। अगर आपने कोई गैंग बनाया है, गैंग में न्यूनतम 5 लोग हैं और वो एक समयावधि में सक्रिय है, कुछ कर रहा है, तब आप उसके ऊपर करेंगे ना कि कहीं से किसी का फोटो मिला, अब आप कहिए कि हम गैंगस्टर लगा देंगे। तो ये ब्लैटेंट यूज है, मतलब ये एक तरह से गलत इस्तेमाल है पावर का, और ये धमकाने की एक तरह से कोशिश है। इससे और स्थितियां खराब होंगी। दूसरी बात, मान लीजिए पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत उसमें कम उम्र के बच्चे हैं, आपने उनको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया है कि वो क्रिमिनल लगे, ठीक है, तो वो किस मानसिक अवसाद से वो गुजर रहे होंगे, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ जेलों को सुधार गृह भी बोला जाता है। लेकिन आप जब किसी बच्चे को, 15-16 साल के लड़के को, जिसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है, कभी किसी गैंग का हिस्सा नहीं रहा है, अगर आप उसको चौराहे पे इस तरह टांग देंगे तो उसका समाज पर से भरोसा कम होगा। ठीक बात, ठीक है। दूसरी चीज, आपने उनकी शिनाख्त को सार्वजनिक कर दिया। अब कल कोई अगर उनकी लिंचिंग कर दे, उनको घेर के मार दे गोदी मीडिया के प्रभाव में कि यही लोग पूरा शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर आएगी? ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सख्त फटकार पड़ी थी कि आप CNRC में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके आंदोलन में, उनको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, उनका फोटो आप नहीं सार्वजनिक कर सकते। लेकिन ये सरकार चूंकि इसको कानून के राज में इनका यकीन नहीं है, कानून का मिसयूज करते हैं, इसलिए सरकार पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक बात। एक बुलडोजर की बात बहुत बाहर आती है, बुलडोजर, और शहर काजी ने कह दिया है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो हम कफन बांध करके निकलेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी एक आदमी जब घर बनाता है जी, तो उसकी तैयारी उसके दिमाग में, जहन में 20-25 साल से होती है। अगर ईमानदार आदमी है, मेहनत की कमाई करता है, तो एक घर बनाने में कहीं किसी ठीक ठाक शहर में उसको 25-30 साल की पूंजी लगानी पड़ती। अब अगर आप इस तरह की धमकी देंगे कि हम घर तोड़ देंगे, हालांकि ये एक इलीगल एक्ट है, क्योंकि CRPC में किसी भी अपराध के एवज में कहीं पर भी बुलडोजर चलाने का कोई अमेंडमेंट तो मुझे नहीं मालूम है कि इधर कानून में कुछ हुआ है। अगर किसी ने गलती की, आप उसको पकड़िए, जेल लेके जाइए, मुकदमा करिए, अदालत तय करेगा क्या करेगा, और अदालत भी उसमें उसको सजा देती है, किसी का घर थोड़ी तोड़ती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अगर आप पूरी कार्यशैली देखेंगे योगी जी की, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल भाषा का इस्तेमाल लगातार वो करते रहे, उनके मंत्री लोग करते रहे, जबकि वो नहीं कर सकते, उनको नहीं करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठे हुए, ठोक देंगे, मार देंगे। और अब ये जो बुलडोजर का एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, बेसिकली इससे हम डेमोक्रेसी को एक भीड़ तंत्र में बदल रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि अभी लोगों को मजा भी आ रहा है, लेकिन ये अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखें, संविधान के नजरिए से देखें, तो ये गलत है और ये गलत ट्रेंड बनाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो उन्होंने बात कही है उसके पीछे की पीड़ा को भी समझना चाहिए। आप किसी घर को कैसे तोड़ देंगे? आप कौन है? आपका
आपका क्या ये दायरे में आता है अधिकार के? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, सजा क्या देना है ये तो जुडिशरी देगी। आप जुडिशरी का भी काम करना चाहते हैं क्या? इसलिए करना चाहते हैं कि आप वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने को ही बहुत संगीन धाराओं में जो इनके खिलाफ मुकदमे थे, अपने को ही सबसे पहले आपने क्लीन चिट दिया है। अब आपको लग रहा है कि आप न्यायपालिका की भूमिका में भी आना चाहते हैं। ये गलत है। एक बात और, अब एक ये धारणा शुरू हो गई है कि जुमे के बाद प्रदर्शन पर अब रोक लगा देनी चाहिए, कभी भी अब इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए कि जुमे के बाद हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, अब इस पर रोक लग जानी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, रोक तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि अपनी बात कहने का एक मौलिक अधिकार है और उसी के तहत लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। नुपुर शर्मा प्रकरण में अगर आप देखिए तो सरकार बैकफुट पर आई, कानपुर जैसे एक बड़े शहर में अराजकता का माहौल बना और बाहर भी सरकार की बेइज्जती हुई और वहां उसको माफी भी मांगना पड़ा। तो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 38 ऐसे प्रवक्ताओं की एक लिस्ट भी जारी की है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है। तो सब कुछ तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं। ये जितने लोग सड़क पे उतरे थे ये क्या मांग कर रहे थे? यही तो कह रहे थे कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, पत्थर चला रहे थे। पत्थर को चलाने के लिए उकसाया गया। ठीक है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की भूमिका है, बिना प्रशासन की मर्जी के नहीं हो सकता। और इसीलिए प्रशासन ने जो तीसरा एफआईआर दर्ज करवाया है उसकी पूरी भाषा आप देखिए, वो एकदम इलॉजिकल है कि लोगों ने पत्थर इकट्ठा किए और जो आ रहे थे उसी को वापस रिवर्स फेंका और फिर जो दिवाली के पटाखे थे, बम थे, उनको रखा। अभी तक ये कहाँ, किसके घर में अभी तक पटाखे बचे होंगे, है ना? तो मतलब आपके हिसाब से कि जुमे के बाद अगर प्रदर्शन का, धरने का आह्वान किया जाता तो कोई गलत नहीं है। देखिए, प्रदर्शन और अपनी असहमति दर्ज करने का कोई दिन तारीख थोड़ी ही होता है ना? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ। असल में ये होता है ना कि इस समय भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखिए, कोई भी जो समाज में अनरेस्ट होता है, ठीक है, वो अच्छा हो बुरा हो एक अलग चीज है, लेकिन उसके लिए लोग अमूमन भीड़ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ एक साथ वो इकट्ठा हो जाए। एक बात और भी है, कुछ आपको लगता है कुछ ऐसा माहौल सब बनता चला जा रहा है, जैसे मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, आपके संज्ञान में भी होगा, आपके नेता हैं तौकीर रजा, थोड़ा सा बड़ा ही बोलते हैं, और उन्होंने 10 तारीख को बरेली में एक प्रदर्शन की घोषणा कर दी। हालांकि आज वो बैकफुट पे चले गए, उन्होंने वापस ले लिया और ये कहा कि दशहरा है इसलिए हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, और प्रदर्शन को वापस ले लिया, बैकफुट पे चले गए। लेकिन उसके साथ में वो एक बात और कह देते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोग कानपुर को दोहरा सकते हैं इसलिए हम और वापस ले रहे हैं। तो ये कानपुर को दोहरा सकते हैं, तो क्या ये मानसिकता डेवलप हो गई है और तौकीर रजा जैसे व्यक्ति भी ये बात अब कहने लगे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि तौकीर रजा साहब कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं जी, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी का नेता कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने चुनाव में कुछ इस तरह के भाषण दिए थे कि वो कांग्रेस की हिमायत करेंगे या उसके लिए वोट मांगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज की जो अभी आपने कही कि इस पूरे घटना को दोहराने वाली जो बात आ रही है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये संदेश गया है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, प्रशासन इसमें इन्वॉल्व था, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो लोग भी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें अराजक तत्वों की एक भूमिका रहती है, उसके बाद पूरा आंदोलन दूसरी दिशा में चला जाता है। आप इसी में पूरा देखिए तो ये जो मॉब थी, ये बेसिकली नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रशासन के से अपनी कुछ मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ये कोई कम्युनल या किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ उनका प्रदर्शन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई या करवाई गई, मैं कहूंगा, जिसके बाद ये पूरा मामला कम्युनल बन गया। ये तो प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा था ना कि एक एफआईआर हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दूसरे कम्युनिटी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन उसको
साजिशन, इसीलिए मैं कहूँगा, जिस शब्द को इस्तेमाल करने से समाजवादी पार्टी के नेता के जो लीडर लोग हैं बच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका ऐसी थी और उसको मालूम था कि इस घटना को अगर हम ये ट्विस्ट दें तो ये कम्युनल बन जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उभार के अगर हम लोग पिछले 20-25 सालों की राजनीति को देखें तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं करते वो पकड़े गए हैं। अयोध्या में तो उनके एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पकड़े गए थे जिन्होंने संतों को चिट्ठी लिखी थी कि आपके खिलाफ हम बम फोड़ेंगे या आपको जान से मार देंगे। पुलिस ने बाद में जांच किया तो हिंदू युवा वाहिनी का वो जिला अध्यक्ष निकला, योगी आदित्यनाथ का संगठन का, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी को जो अभी जिस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रही है प्रशासन को, उससे हम ये कह सकते हैं कि धारणा गई है कि लोग ये मान रहे हैं कि कानपुर जैसी घटनाएं दूसरी जगह भी दोहराई जा सकती है। दोहराई जा, इसका कारण क्या मानते हैं? क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक फेलोर हो गया है? बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं जी कि प्रशासन पे, सरकार के रवैये की वजह से अल्पसंख्यकों का भरोसा कमजोर हुआ है। और जितने भी इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी का भी मैं कहूँगा उसका एक हिस्सा, मीडिया का एक हिस्सा, पुलिस प्रशासन पे तो पहले से आरोप लगते रहे हैं। तो ये एक जो निराशा है ना चौतरफा मुसलमानों में, वो आपको आम मुसलमान से बातचीत करते हुए दिख जाएगा। दूसरी उनकी निराशा विपक्ष के दलों से भी है, ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी घटना को हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक अगर देखेंगे तो उसकी जड़ में हम नहीं जा पाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि देश को एकदम तेल छिड़का गया है, कहीं से भी आग लग सकती है। इसीलिए आप देखिए एक अनरेस्ट आपको हर सोसाइटी में दिखेगा, चाहे वो अभी सड़क पे उजागर हो पा रहा हो या न हो पा रहा हो। आज से 15 साल पहले आप किसी से भी युवा से पूछ सकते थे तो वो ये कह सकता था कि भारत का भविष्य बहुत बेहतर है, हमारे लिए यहाँ रोजगार है, हमारे लिए यहाँ उद्योग धंधा लगाने के अवसर है। आज वो नहीं कह पा रहा, चाहे किसी भी कम्युनिटी। लेकिन एक बात तो आप ये मानेंगे कि अगर लोकतंत्र में जब विपक्ष होता है मजबूत तो ये स्थितियां कम बनती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी संस्था आज स्वयं अपने संघर्षों में, आत्मक्लेश में, असंतोष में इतनी फंस गई है कि उससे भी तो निराश है मुसलमान। सोचता है ये हमारा क्या करना। देखिए, मुसलमानों की बात नहीं है, दरअसल ये हमको स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 5-7 सालों में राजनीति बहुत बदल गई है जी। बहुत सारे मुद्दे जो पहले मुद्दे ही नहीं थे आज वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। ठीक बात है, ठीक है। तो एक नए तरह का जहन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और पॉपुलिज्म भी उसके साथ जुड़ गया है। चूंकि खोखलापन होगा तो आपको इस तरह के पॉपुलर चीजों की तरफ भी जाना पड़ेगा, जो सरकार जा भी रही है। तो ये सिर्फ कांग्रेस के सामने संकट नहीं है, ये बेसिकली जब समाज कमजोर होगा तो अपने आप कांग्रेस जैसी पार्टियां जो समन्वय की बात करती हैं वो कमजोर होंगी। ऐसी स्थिति में आपका क्या सुझाव है? मैं अंत में आपसे जानना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि इस समय संवाद की बहुत जरूरत है, समन्वय की बहुत जरूरत है। जब संवाद होता है तो कंफ्यूजन दूर होता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति क्या है? इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच गैप पैदा किया। जब गैप बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो फिर आपस में अविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक बात। तो जिस दिन लोग फिर से एक दूसरे पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कमजोर हो जाएगी। तो अभी जो संकट है उसको सिर्फ कांग्रेस के समक्ष एक चुनौती के बतौर नहीं देखा जाना चाहिए, वो भारतीय राष्ट्र के समक्ष एक चुनौती है, भारतीय समाज के सामने एक चुनौती है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से इस समय देश के सामने चुनौती है और इस चुनौती का सामना कैसे होगा ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। और निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग में एक विश्वास पैदा होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में निश्चित रूप से कदम उठाएगी और एक विश्वास का वातावरण पैदा करेगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।